नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। दिल्ली चुनाव के मुहाने पर है और हर दिन के साथ हलचल तेज़ हो रही है। तमाम जो नेता हैं या संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपनी संभावना तलाशने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने काम बता रहे हैं, क्या वो बेहतर करेंगे ये बता रहे हैं और टिकट की आस भी लगा रहे हैं। हमारे साथ इस समय टीना शर्मा हैं जो कि दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं और कितनी संभावना उनकी प्रबल है उनसे जानेंगे। टीना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो टीना से जानेंगे कि इन इलेक्शंस को वो कैसी देख रही हैं, खुद को कितना आंक रही हैं और टिकट की रेस में खुद को कहां देख रही हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम हमारा नेता की। टीना शर्मा जो कि संभावित उम्मीदवार हैं बीजेपी की और दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं। तमाम डिबेट्स में हम इनको देखते हैं। टीना, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एंड आई वांटेड टू थैंक टोटल न्यूज़। मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी डिबेट्स में मैं आती रहती हूँ, लेकिन आपने मुझ में संभावित उम्मीदवार की संभावना जगाई, वो मुझे अच्छा लगा। और आपका सर्वे देखा मैंने, इनफैक्ट मुझे मालूम भी नहीं था, कुछ लोगों ने बताया कि सर्वे चल रहा है। तो बड़ा ही आई थिंक टोटल न्यूज़ का जो सर्वे है वो अपने आप में बहुत ऑथेंटिक है और लोगों ने मुझे मुबारकबाद देनी शुरू की। बट मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपने मुझे कैंडिडेट के तौर पे इंटरव्यू करना मेरे लिए भी एक अच्छा वो है कि मैं अपनी बात बता पाऊँ, मैं लोगों को बता पाऊँ मैं क्या करना चाहती हूँ, और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं इस बात को, इस जिम्मेदारी को निभाना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीना। चूँकि आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं बहुत लंबे समय से, आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए आप काम करती हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है, वॉर विडोज़ के लिए आप काम करती हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां टीना शर्मा कैसे उठाती हैं? मैं एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड सर्विंग हैं, अभी भी दिल्ली में पोस्टेड हैं, हेडक्वार्टर्स में हैं। ये घर भी सरकारी घर है और इनफैक्ट मतलब मेरे ससुर रॉ से रिटायर्ड हैं, लास्ट ईयर ही रिटायर हुए हैं। इसी एरिया से हैं हम लोग, पिछले 25 साल से मेरे ससुर इस एरिया में रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ। तो कुछ सालों पहले तक मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स आप गए, लोगों से मिले और राजनीति ख़त्म हो गई। लेकिन फिर मैंने अपना एक एनजीओ शुरू किया, पिंक एंड ब्लू फाउंडेशन। उसमें हम बच्चों के लिए काम करते हैं। मेरे वॉलंटियर्स भी अभी भी मेरे साथ यहाँ पर हैं। और जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि बहुत कुछ करने के लिए है और डिफेंस का एरिया ही नहीं, इससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो वीर नारी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक हमारा फाउंडेशन है। उसमें हमने एक चैरिटी शो अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को किया डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ। उसमें हमने करीब 15 लाख रुपए जनरेट किए और मुझे अच्छा लगा कि कुछ हिस्से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ले जा पा रही हूँ, जिसमें मैं अनलाइक पॉलिटिशियन आप काम कर रहे हैं और लोग आपको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। और ये इस तरह का संभावित उम्मीदवार होना भी मतलब इसी का एक उपक्रम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप जैसा नेता चाहते हैं आप ये काम कर रहे हैं तो आप नेता बने। तो ये एक अच्छा, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें चांस मिले। बिल्कुल। टीवी डिबेट पे तो लोग आपको बहुत देखते हैं टीना। आप जाती हैं मंच पर, अपनी पार्टी की बात रखती हैं, उनके स्टैंड्स रखती हैं। कभी आपको लगा कि टीना शर्मा आप लोगों के बीच में जाए, आप जो काम करती हैं लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, आप जनता के सामने आए उनके नेता बनकर, कभी आपको लगा ये? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है। मुझे शुरू से ही लगता था कि मुझे लोगों के साथ, क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए आपके इमोशंस में, आपके काम में, आप क्या कर सकती हैं। तो कई बार बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि मुझे नेता बनना है, लोगों की बात सुननी है। मैं लोगों से इमोशनली बहुत कनेक्टेड हूँ। एक घर जैसा व्यवहार रहता है, लोगों का भी मेरे साथ वैसा ही रहता है। जब मैं स्लम में जाती हूँ तो कहीं से भी रोटी उठा लेती हूँ और चूल्हे पे रोटी बन रही है तो रोटी खाते हैं, वहाँ बैठते हैं। लेट नाइट हम स्लम्स में रहते हैं। तो हमेशा मुझे लगा कि मुझे नेता बनना है और मैं तो इनफैक्ट पायलट पढ़ाई करके आई थी अमेरिका से और 2008 में मैंने अपनी कुछ पढ़ाई मेरी छूट गई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और वीज़ा नहीं मिला मुझे मेरी बेटी के लिए। तो उसको यहाँ छोड़ के, हस्बैंड को यहाँ छोड़ के यूएस में मैं रह नहीं पाई और मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं पॉलिटिक्स में चली गई, मैं सोशल वर्क में आ गई। तो मुझे एक लंबा एक्सपीरियंस रहा और हमेशा लगा मुझे कि नेता बनना है। ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे नेता नहीं बनना है और मैं लोगों की नेता बनना चाहती हूँ, लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना चाहती हूँ। लोकल मुद्दों के साथ नेशनल मुद्दे भी उठाती हूँ, टीवी पे बैठती हूँ। तो बहुत अटैच्ड हूँ इन विषयों से और टिकट नो टिकट काम मेरा जारी रहेगा। जो मैं करती हूँ, मेरे 2 फाउंडेशंस हैं और उसमें बहुत काम है। उसमें बहुत एक लंबा समय हम बिताते हैं, पूरा दिन हम एरिया में रहते हैं। तो मैं अपने आप को आज भी नेता मानती हूँ। नॉन इलेक्टेड नेता कह सकते हैं, लेकिन मैं नेता ही हूँ। बिल्कुल, लोगों के दिल में अगर आप जगह बना लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो नेता हो ही जाते हैं। कब से आप इस इलाके में रह रही हैं टीना शर्मा? चूँकि आपके ससुर जी भी फ़ौज में रहे हैं, आपके हस्बैंड
हस्बैंड नेवी में हैं। इस इलाके को आप कब से जान रही हैं, देख रही हैं? क्योंकि वैसे तो ये पॉश इलाकों में ही आता है, लेकिन कुछ तो समस्याएं यहाँ की भी होंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, कैमरा नहीं लगे हैं, कैमरा समस्या है। मैं आरडब्ल्यू में काफ़ी एक्टिव हूँ अपनी, और उसके अलावा स्लम एरियाज़ है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुर हैं वो 30 साल आर्मी में रहे, 10 साल रॉ में रहे, अभी लास्ट ईयर रिटायर हुए हैं। और ये नेताजी नगर जो आपका डिसमेंटल हुआ है, जो पूरा डिमोलिश कर दिया और न्यू रेनोवेशन के लिए एनबीसीसी के पास है, तो उसमें मेरे ससुर पिछले 20 साल से एक घर में रह रहे थे। और वो आरडब्ल्यू में भी काफ़ी एक्टिव रहे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट। तो काफ़ी समय मैंने उनके साथ राजनीति में देखा है। और मैं इस घर में और इस इलाके में करीब 5 साल से हूँ। मुझे घर अभी रिसेंटली अलॉट हुआ और मैं यहाँ पर आई। और समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो करंट एमएलए है उसका आईक्यू इज़ वेरी लो। काफ़ी सारे लोगों से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। वो स्लम में जाता है, अपनी बात करके आ जाता है। और वहाँ की क्या समस्या है, पानी की समस्या है, पानी की लाइन नहीं बिछी है। आपको पता है कि डूसिप के अंडर सारे स्लम्स आते हैं, तो काम नहीं हुए हैं, सिर्फ पेपरों पे हैं काम। अभी सैंक्शन हो रहा है, अभी पैसा सैंक्शन हो रहा है। जैसा अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड है, 5 साल में हमने ये देखा। 5 साल और उससे पहले भी वो लोग इलेक्ट हुए। तो एमएलए तो हमारा 2 बार का इलेक्टेड एमएलए है। तो कुछ भी बोलेंगे तो आप बिल्कुल, और कार्यालय उनका यहीं पे है, तो हम रोज़ धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ उनको सुनाई नहीं देता। और बहुत आसानी से एमएलए बने हैं। शायद ज़मीन का काम कभी देखा नहीं उन्होंने, एक फौजी के नाम पे आज भी वो 26। लेकिन आपको लगता है टीना जी, आपको लगता है, आप कह रही हैं कि आईक्यू बहुत कम है, अगर आपको जनता के काम करने हैं तो उसमें आपको आईक्यू की क्या जरूरत है? आप जनता के दुख दर्द में शामिल हैं, 2 बार के इलेक्टेड एमएलए हैं सुरेंद्र कमांडो। आपको लगता है जनता ने कुछ तो उनमें देखा होगा कि बीजेपी को हटाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कमांडो यहाँ पर आए? उन्होंने 2 बातों पर अपने आप को इनकैश किया। एक अपनी टोपी और अपनी जैकेट, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको आप कह सकते हैं, एक टोपी और एक जैकेट। और दूसरा उन्होंने 26/11 में वो कमांडो थे, ऐसा उन्होंने इनकैश किया। लेकिन देखिए, काम जब आप करते हैं, 5 साल 6 साल आदमी ग्राउंड पे बिताता है, तब पता चलता है। मैं भी उनकी वोटर हूँ, मैं भी उनके एरिया की वोटर हूँ। और मेरा भी काम के लिए जब हम जाते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि वो समझ तो लेते हैं, पर उसमें क्या करना है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़ीरो। लेकिन वो तो अधिकारियों का काम है। अगर नेता समझ गया कि काम क्या है, वो तो आदेश देगा अपने अधिकारियों को। आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये प्रायोरिटी नहीं लगता है। उनको लगता है कि 4 मंचों पे जाना है, अपनी बात कहनी है और अपना निकल के आ जाना है। तो मेरे इस तरह का एटीट्यूड। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक राजपुताना राइफल्स करके स्कूल है दिल्ली कैंट में, और उसमें करीब 350 बच्चे थे। वो जर्जर बिल्डिंग थी और उसका केस हाई कोर्ट में हम लोगों ने टाला। और उस केस के अगेंस्ट वो बार बार ये कहते रहे कि इस स्कूल को रहने दीजिए, जबकि वहाँ पर जो केस पिटिशन डला हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था कि इस स्कूल को हटाना है, क्योंकि वो आर्मी की लैंड पे है, 100 साल पुराना आर्मी की लैंड है, वो 100 साल पुराना स्कूल है। अब ये दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, उन बच्चों को जो है बाकी स्कूलों में भेज दिया जाए। आसपास के स्कूलों में 350 बच्चों को आप डिसबर्स कर दीजिए, उनकी ज़िंदगी तो बचेगी। लेकिन एमएलए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दीजिए स्कूल को। तो मुझे लगता है कि जो आईक्यू से बात मैं आपसे रेफर कर रही थी, उसका मतलब यही है कि आप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उन वोटर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो है बच्चों का स्कूल चेंज नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मुझे लगता है एक एमएलए को अपना दिमाग लगाना चाहिए और एमएलए को वो काम करना चाहिए जो जनता के हित में है। ये सोच के नहीं कि इन लोगों ने मुझे वोट दिया और ये कल को मुझे वोट नहीं देंगे। तो अगर आप ये सोच के काम करेंगे फिर तो काम नहीं होगा। तो ये एक बड़ा विषय है। और ऑफकोर्स हमें आज की जनता उन्हें नकार रही है। अब वो स्लम में जाते हैं तो भी उन्हें नकारा जाता है, हमारे एरिया में आते हैं, जब भी आते हैं यहाँ 3-4 प्रोग्राम्स में आते हैं, लेकिन किया तो कुछ नहीं। यहाँ कैमरे हमने अपने आरडब्ल्यू फंड से लगाए हैं, 3 बड़े कैमरे लगे हैं जो हमारे अपने आरडब्ल्यू फंड से लगे हैं। तो आप बताइए काम कहाँ पर है? पर हाँ, उसके कैमरे के जो पोस्टर्स हैं वो जरूर आपको चौराहे पे मिलेंगे कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं। तो अगर पब्लिसिटी ही एक एमएलए ने करनी है और एरिया में काम नहीं करना है, तो 2020 का चुनाव है, वो तय करेगा कि क्या करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ आने से पहले हम भी ग्राउंड वर्क करते हैं, लोगों के बीच में गए तो बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या जो है वो है मीठे पानी की समस्या। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, खासतौर पर आपके विधायक ने, ये जो समस्या है काफ़ी हद तक उसका सोल्यूशन किया है। नहीं, काफ़ी हद तक सोल्यूशन नहीं हुआ है मीठे पानी की समस्या। आज भी आप स्लम में जाइए, स्लम में भी आपको आरओस मिलेंगे। मैं रोज़ स्लम में जाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको आरओस, लोगों ने आरओस लगाए हैं क्योंकि वहाँ पर पानी मीठा नहीं है। और एक इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि आपके पास गाँव है, इस एरिया में स्लम है। ये एरिया मेरा एनडीएमसी एरिया है, सीपीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, और इस एरिया में तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मीठा पानी तो नहीं है ना, आरओ मेरे घर में भी लगा है। लेकिन मीठा पानी जिस एरिया में वो कह रहे
हैं कि उन्होंने दिया, वहाँ पर नहीं दिया गया है। ये सिर्फ बोलने के लिए मीडिया में बोला जा रहा है। आप मेरे बिना या मेरे साथ, जैसे आपको मन करे आप चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर पानी है और कहाँ नहीं है। आप तो मीठे पानी की बात कर रहे हैं, मैं तो पानी की लाइन की बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर एक लाइन कट जाती है तो उसको करने में हमें 6 दिन लगते हैं, ठीक कराने में। क्योंकि मैं यहाँ पर भाजपा का एमएलए नहीं है जिससे मैं काम करा सकूं, तो आम पार्टी के एमएलए से कराने में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से उनको वोट नहीं मिला, और अगर वहाँ से वोट नहीं मिला तो उनका ये मान सकता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, एक पढ़े लिखे एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ होने के बावजूद आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप सबका काम करें। आप ये क्यों सेग्रीगेट करते हैं कि ये कांग्रेस का वोटर है, ये आम पार्टी का वोटर है, ये बीजेपी का वोटर है? और जब वोट आपको पड़ता है तो पोलिंग बूथ पे जो वोट पड़ता है वो आपको आइडिया लग जाता है। जैसे मेरा ये एरिया है तो यहाँ मुझे पता है कि यहाँ इतने वोट हैं और इतने वोट पोल हुए हैं, तो भाई मैं डिसाइड कर लूंगी, अगर मैं अपने दिमाग में ये बिठा लूंगी कि भाई इन लोगों ने मुझे ठीक से वोट नहीं दिया तो मैंने इनका काम नहीं करना। तो ये वाला बिहेवियर एक एमएलए से आना थोड़ा सा नहीं, लेकिन ये तो परसेप्शन है टीना, कि अगर लोगों को लगता है 5 किलोमीटर सड़क है और आधा किलोमीटर बननी शुरू हो गई है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि वो सड़क बनते बनते उनके मकान के पास भी पहुंच जाएगी। यहाँ 4-5 गांव हैं इस इलाके में, प्रहलादपुर है और झरेड़ा गांव है, मेहरामपुर है, ईस्ट वेस्ट। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से थी। 3 बार तो आपके भी एमएलए रह चुके हैं करण सिंह तंवर, लेकिन जितना काम पिछले विधायक साहब ने 2013 और 15 में कराया उतना काम पहले हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे एमएलए रहे लेकिन सरकार कांग्रेस की रही दिल्ली में। तो जब आपकी सरकार नहीं होती तब आप काम नहीं करा पाते हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे तो हमारे एमएलए ने उठाई भी थी, ऐसा नहीं है। और 2 बार से एमएलए, क्या ये 5 साल का टेन्योर अगर हम इनका मान लें तो 5 साल का टेन्योर एक एमएलए के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि शुरू के 6 महीने में आपको समझ में आ जाता है आपको करना क्या है। और मुझे लगता है हम जैसे लोग जो एक्टिविज्म में हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट चीज़ें PIL करते हैं, IITs लगाते हैं, तो हमें तो वैसे भी मालूम होता है कि हमें करना क्या है और हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है एरिया के या पूरे दिल्ली के क्या चैलेंजेस है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए हमारे एमएलए कुछ नहीं कर पाए, ये बात अपने आप में विदित है। इसमें तो कुछ छुपाने की बात ही नहीं है कि हम कितने सालों से, हमारा 22 साल का वनवास है, हम दिल्ली में नहीं हैं और इनके ही एमएलए, इनकी ही सरकार है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कह रही हैं कि मीठे पानी की व्यवस्था हुई है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरह से एमएलए को एक्टिव होना चाहिए। मेरा एक मानना है कि ये कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ का चैलेंज आप 5 साल में पूरा ना कर पाएँ। अगर आपने टाइमली काम शुरू किया हुआ था, आप सीरियस होते। और मेरी एमएलए से सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि वो अगर उनको दोबारा एमएलए बनने के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल का सहारा नहीं होता और वो वोटरों को थोड़ा सा सम्मान देते तो शायद अपने कामों को पूरा करते, या 70-80% पूरा करते। अब 30% काम पूरा करने के बाद आप कहें कि 5 किलोमीटर सड़क जो है वो बननी शुरू हो गई है और लोग वेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि लोग आज की तारीख में लोग बहुत स्मार्ट हैं। पीपल नो व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। लेकिन एक और बड़ी समस्या, चूँकि हमने ये भी सुना है कि बड़े इलाके हैं यहाँ पर जहाँ बिजली कनेक्शन आज तक नहीं है, मोबाइल टावर्स नहीं है। बरार स्क्वायर में ऐसे कई घर हैं, अगर आप घुस गए तो मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर नहीं मिलता। ये आप कितनी बड़ी समस्या मान रहे हो, वो भी आज के ज़माने में? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो पूरा एक तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ बसाई हुई हैं और अनऑथराइज्ड टाइप का एरिया है, और वो सारी डिफेंस लैंड है। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो डिफेंस लैंड पे एनक्रोचमेंट करके ये सब बसाया गया है, उस पर बिजली का कनेक्शन और मोबाइल टावर एक सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कभी भी उसके परमिशंस नहीं मिले। कोर्ट में भी केस गए उसके, और काफ़ी उस पर, और काफ़ी जनता वहाँ पर रहती है। हमारे खुद के एक ड्राइवर भैया हैं जो वहाँ रहते हैं और वहाँ से आते हैं। तो मेरा चैलेंज रहेगा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं उन चीज़ों को पहले उठाऊं, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वहाँ का वोटर भी है, वहाँ का वोटर डिस्कार्ड भी करता है, वहाँ का वोटर उन्होंने हर चुनाव में जो है वो मतलब एक ग्रुप बना के वोट नहीं किया है कि जो हमारी समस्या सुलझाने का हमसे वादा करके जाएगा हम उसको वोट करेंगे। तो ऐसा वहाँ का एक माइंडसेट है, और बिल्कुल ये बात सही है कि वहाँ चैलेंज है, क्योंकि ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर सब कुछ आता है। ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। या सारी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड पे हैं, कोई भी ऐसी आप खरीद नहीं सकते हैं डिफेंस एरिया में। तो दीज आर दी चैलेंजेस। एंड गांव हैं, ऑफ कोर्स गांव हैं, 50-60% के करीब डिफेंस का प्रभाव है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसके अलावा जो अगला 50% है उसमें स्लम्स हैं, आपके गांव हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो गांव भी डिफेंस के लैंड पे बसे हुए हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जिसको करने के लिए एक चैलेंजिंग आपको रोल में आना पड़ेगा, और एमएलए का वैसा ही रोल होना चाहिए। कच्ची कॉलोनियों का आपने जिक्र किया टीना, और केंद्र सरकार ने तो अनराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलर करने का भी आप घोषणा कर दी है। 40 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, इनमें से कई वोट बैंक तो आपके भी यहाँ पर फ़ायदा आपको होगा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ हैं, जैसे अनंतराम डेयरी है जो अभी उस लिस्ट में नहीं है। 3 जो कॉलोनी बाहर रखी गई हैं उसमें अनंतराम डेयरी भी है, और 95 तक की जो कच्ची कॉलोनी है उनको अभी फर्स्ट फेज़ में पक्का किया जा रहा है। 16 दिसंबर से उसकी रजिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड फेज़ में इसको देखा जाएगा, और मैं उन एरियाज़ के मुद्दों को उठाती रही हूँ, उस एरियाज़ में जाती रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वोटर से कनेक्ट कर रही हूँ जो गलती से आम पार्टी के पास चला गया था, और कोशिश है मेरी कि 80% वोट जो आम पार्टी को गया था उस टाइम वो वापस आए, क्योंकि वापस आएगा। यहाँ का एमएलए जो है वो उस तरह से अपने मानकों पे खरा नहीं उतरा है, और लोग बहुत नाराज़ हैं। आम पार्टी की सरकार दिल्ली में होने के बावजूद अगर नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि हमारे एमएलए के साथ फिर भी एक सिंपैथी हमेशा रही है कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके साथ अब कोई सिंपैथी नहीं है। एंड लोग चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं उसको करके दिखाएं। अगर हमने अनऑथोराइज कॉलोनी पे अगर प्रधानमंत्री ने इसको सैंक्शन नोट दिया है, तो मुझे गर्व है कि उसको पार्लियामेंट में बिल ला के किया गया, और शीला सरकार की तरह रामलीला मैदान में बुला के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए। और शीला जी अब नहीं है, तो ऐसी कोई चर्चा मैं नहीं चाहती करें, लेकिन आप जनता को वोट बैंक समझ के बेवकूफ़ बनाएं, अब वो वाले हालात नहीं हैं। और एक बड़ी बात जो इसमें मुझे लगती है वो ये कि लोगों को, अब आपने कहा ना कि थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा तो लोगों को विश्वास हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि दिखने के साथ उसको लोगों में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस अभी तक आम पार्टी सरकार के लिए आ नहीं पा रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि टीना शर्मा कितनी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि करण सिंह तंवर एक बड़ा नाम है, 3 बार के एमएलए यहाँ पर रह चुके हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, कद्दावर हैं। पार्टी करण सिंह तंवर के मुकाबले टीना शर्मा को क्यों चुनेगी? क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि पार्टी उनके मुकाबले ये हमारा सवाल, हमारा, क्योंकि हमने अपने सर्वे में दिखाया कि आप हैं संभावित उम्मीदवारों में। ऐसे में आपको क्या खासियत लगती है, या ऐसे कौन से काम हैं टीना शर्मा के जो पार्टी उनको तरजीह दे सकती है? देखिए, मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत जिम्मेदार है, और वो 35 साल से इस एरिया में रहे हैं, उन्हें इस एरिया की समस्याएं मुझसे ज़्यादा मालूम होंगी। और मैं ऐसी किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहती जो डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी के हाथ में है। और मेरी पार्टी में मेरा काम पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हूँ। मैं इस विधानसभा में मैंने बहुत हिस्सा जो है, आप अगर आप कहें तो दिल्ली कैंट जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। धौला कुआं से उधर जो सदर और दिल्ली कैंट है, और उसमें हमारे 8 काउंसलर्स होते हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 काउंसलर हैं। इधर का एरिया नेताजी नगर और चाणक्यपुरी है, जो ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस, आईपीएस, एम्बेसीज एंड उसके अलावा आपका स्लम एरियाज़ हैं। तो यहाँ की जिम्मेदारी हमेशा पार्टी ने मुझे चुनाव में दी है। लोकसभा चुनाव में भी करीब 35 बूथों पे मैंने काम किया, 114 बूथ टोटल हैं, 1 लाख के करीब एमएलए का वोट है। तो मुझे बड़ी जिम्मेदारियों पे पार्टी ने रखा है, और अनऑथोराइज कॉलोनी का मैं इंचार्ज भी हूँ अपनी विधानसभा का, वो इसी वजह से, और प्रवक्ता होते हुए इंचार्ज हूँ, क्योंकि प्रवक्ताओं को सिर्फ एक डिबेट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने ये काम लिया क्योंकि मुझे इस काम में इंटरेस्ट था, और मेरा एनजीओ उस एरिया में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो मैंने इस काम को जब लिया, तो मैं किसी कंपैरिजन में जाना नहीं चाहती हूँ। मेरी अपनी क्वालिटीज़ हैं पार्टी में, और 25 लोग टिकट मांग रहे हैं। आप तो 2 नाम बता रही हैं, आपके इस सर्वे में 2 प्रबल नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से 25 लोग टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिसके लिए डिसाइड करेगी, मैं उसके लिए काम करूँगी, और मैंने हमेशा काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस भी कैंडिडेट को पार्टी लाती है वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट है, और उसके अंदर उतनी ही क्षमता है जितनी मेरे अंदर क्षमता है। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है पिछले 5 साल में नहीं हो पाए हैं? अगर आपको पार्टी चुनती है तो आप इन कामों को प्राथमिकता देंगी? हाँ, तो वो काम है पानी की लाइनें बिछना, जो हमारे स्लम्स का एरिया है। उसके अलावा वो काम है, जब बारिश होती है तो कीड़े नालियों में से निकलते हैं, जो हमने स्लम 10-10 हज़ार वोटों के स्लम हैं, आप सोचिए, जहाँ पर आज तक 5 साल में, और डूसिप के अंडर आता है, जो कि बिल्कुल सीधा सीधा जो है चीफ मिनिस्टर देखते हैं, उसके अंडर आता है। और एनडीएमसी भी एक तरह से देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर का ही प्रोरोगेटिव है। तो दोनों तरह की एजेंसी होने के बावजूद वो काम अगर एमएलए नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है मेरे लिए करना। चैलेंजेस हैं, किबरी प्लेस, बरार स्क्वायर में जो लाइट की प्रॉब्लम है, जो मोबाइल टावर की प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए चैलेंजेस हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर, इन सब से जो है वो उस चीज़ को पिकअप करूँगी। और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज और है, जो मुझे लगता है कि यहाँ की समस्याएं स्लम से ज़्यादा इस एरियाज़ की भी हैं। हमारा ये पूरा एरिया चारों तरफ से खुला है, कहने को ये वीवीआईपी एरिया है, प्रधानमंत्री का ये रूट है सफदरजंग एयरपोर्ट जाने के लिए, वीवीआईपी एरिया है, टाइप 6 घर में मैं रहती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कैमरे नहीं है, क्योंकि एक एरिया सरोजनी नगर में खुल रहा है, एक
विनय मार्ग खुल रहा है, एक उधर से सत्या मार्ग खुल रहा है, मधुली में मार्ग खुल रहा है। तो हमें रात को जब हम यहाँ पर RWA के साथ घूमते हैं तो रात 12-12 बजे तक मुझे गलियों में घूमना पड़ता है और देखना पड़ता है कि यहाँ प्रॉपर लाइट तो है लेकिन कैमरास नहीं है। अगर कल को कुछ हो जाए, हमारे ही बच्चों को हो जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इस एरिया में पार्क में भी जाते हैं, तो हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो जो कैमरेज का 2 लाख कैमरा लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला है, मैं उसको चैलेंज करूंगी। और मैं क्योंकि टीना आप महिला सुरक्षा के लिए काम करती हैं, बच्चों के लिए आप काफ़ी काम करती हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में जब NCRB के आंकड़े सामने आते हैं तो किसी भी मेट्रो के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं महिला और बच्चों को लेकर। आप इसे कैसे देखती हैं? इसके लिए आपकी क्या योजना, या इसको कैसे चैलेंज की तरह लेती हैं आप? ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। हम ग्लोबली इसको एनकाउंटर कर रहे हैं और ग्लोबली हम इसको चैलेंज मानते हैं। जेंडर इक्वालिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हमें काम करना है, और आज भी हमारा समाज का एक माइंडसेट है कि हम जैसे महिलाओं को तो पब्लिक स्पेस में जाकर रिस्पेक्ट भी मिलता है, लेकिन जितनी हाउसवाइफ्स हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं है, और एक जो जेंडर इक्वालिटी का जो चैलेंज है वो माइंडसेट से शुरू होता है। तो मैं ऑलरेडी इस पर काम करती हूँ। हमारी डिफरेंट तरह की क्लासेस इस पर चलती हैं। हम मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ काम करते हैं जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने स्कूलों में एडमिशन कराया है। हमारे यहाँ 1-2 स्कूल्स हैं जो आंचल स्कूल, स्पेशल एजुकेटर्स जिनके पास होते हैं, वहाँ हम उन बच्चियों को भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं, क्योंकि वो बच्चियाँ अब इस स्टेज पे पहुँच चुकी हैं कि उनके इलाज नहीं हो रहे हैं, उनके इलाज होने की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी संस्थाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब मैं काम करती हूँ, जब मैं प्रोग्राम करती हूँ, तो वो संस्थाएँ आगे आती हैं और उन संस्थाओं के साथ हम एक जिम्मेदारी का बंटवारा। यही एक संवेदना, जब आप वॉर विडोज़ के लिए काम करती हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उन लोगों को मदद करना या उनके साथ खड़ा होना जो शायद इस दुनिया में अकेली है या अपने आप को खुद को कमज़ोर मानती हैं। आपको लगता है ये आपकी ताकत बन रहा है और यही ताकत शायद आपके काम आए? वॉर विडो को मैं ऐसे देखती हूँ कि आज मैं मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड अलाइव हैं, और भगवान ना करे अगर मैं भी उसी इस लाइन के एक थिन लाइन से उधर खड़ी होती तो कोई मेरे बारे में सोचता, मुझे भी अच्छा लगता। तो वॉर विडो पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के करीब है, और डिफेंस का एक बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास IAS की वाइफ्स हैं, IPS की वाइफ्स हैं जो उसमें मदद करती है। तो एक टची इशू है, इशू की तरह ना रहे, उसको हम उसका सोल्यूशन निकालें। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा हम उस पर काम कर रहे हैं, और मेरे तो दिल के करीब है। आई थिंक उसमें कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। और बच्चे मुझे कई बार रुला भी देते हैं, और मैं एरिया में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने 2 बच्चे हैं। जब कोई गैंग रेप होता है तो मुझे अपनी बच्ची दिखती है। जब मैं रात को अपनी बच्ची के साथ सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ना करे मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ और अपना काम करती हूँ जाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना हो। तो ये जो एक मिक्स ऑफ इमोशंस है, ये आपको कनेक्ट करता है कि आप नेता बने, आप लोगों के लिए काम करें। तो इतना ही है, और बाकी तो हम सभी इंसान हैं, इमोशंस हमारे अंदर हैं, लेकिन हम कुछ करने की क्षमता में होते हैं तो ही उस पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं या उस पर सोचते हैं। नहीं तो हम भी घर आते हैं, हमारा एक पति है, 2 बच्चे हैं, एक गाड़ी है, एक घर है, उसी की चिंता करते हैं। तो सोशली जब आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपको लगता है कि मैंने नहीं और करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 24 घंटे भी कम है, क्योंकि मैं सुबह से एक्टिव हो जाती हूँ और रात को करीब 2 बजे तक भी कई बार स्लम्स में। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, टीना शर्मा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। टीना शर्मा हमारे साथ थी, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप डिबेट्स में लगातार उनको देखते हैं। 2020 की चूंकि ये रेस है, और रेस में टीना शर्मा कहां तक जाएंगी और उनकी पार्टी को उनके अंदर कितनी संभावनाएं नजर आती हैं, ये भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है।